हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लक्ष्य रहेगा कि ये जो सितंबर माह का परीक्षा आपका रसायन शास्त्र का हुआ है, इस पेपर को हल करने का आज का ये पूरा लक्ष्य है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ आप देखें पूर्णांक 50 है, विषय कोड 118 और समय देख पा रहे होंगे 1 घंटा 30 मिनट है। ठीक, और ये पेपर जो है ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ सितंबर 2024 में ये परीक्षा जो हुई है, मासिक परीक्षा, इसी पेपर को हम लोग हल करेंगे। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन ए में 30 प्रश्न मिलेंगे आपको, 1 से 30 प्रश्न, जबकि 25 प्रश्न आपको हल करना होता है, लेकिन हम लोग 30 प्रश्न, जो 30 के 30 प्रश्न हैं, सबको हल करेंगे। और इसके अलावा आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा, सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना होता है। हम लोग देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं सभी को। और इसी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 3 प्रश्न हल करना होता है। हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सब को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1 आप देखें। पहला प्रश्न आप जरा देखें क्या दिया गया है। पहले प्रश्न में देखें, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है और इसके साथ क्लोराइड लिगैंड जुड़ा है, और देखें एमीन लिगैंड, ये 5 की संख्या में, क्योंकि कोबाल्ट का समन्वय संख्या 6 होता है, यानी 6 लोन पेयर वह एक्सेप्ट करेगा, इसलिए NH3 का होल 5 और Cl इसके बड़े ब्रैकेट के अंदर हैं, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, और 2+ चार्ज लगा है। इस आयन में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या है। देखिए एकदम आसान सा प्रश्न है, आप देख करके भी बता सकते हैं इसको कैसे। देखिए आप जान रहे हैं कि कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ा है, ये क्लोराइड आयन के रूप में है, और साथ में NH3 का होल 5 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ऊपर 2+ चार्ज लगा है। अब देखें जो NH3 होता है, NH3 इस पर 0 चार्ज होता है क्योंकि यह उदासीन लिगैंड है, और Cl जो देख रहे हैं, Cl पर -1 चार्ज होता है, -1। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ 2+ कैसे आया, 2+ कैसे आया। 2+ इसलिए आया होगा क्योंकि यहाँ पर देखें कोबाल्ट पर 3+ रहा होगा, जो कि 1+1- जो क्लोरीन पर 1- है, उसको कैंसिल किया होगा, तो ये 2+ यही यहाँ पर पहुँचा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उदासीन है। तो ऐसे ही बता सकते थे कि कोबाल्ट पर 3+ है, यानी कि +3 का चार्ज है। ठीक, ये तो पहला तरीका हो गया कि आप इस तरीके से निकाल सकते थे। दूसरा तरीका ये है, कोबाल्ट का आप ऑक्सीकरण संख्या X माने, और क्लोरीन जो है उसका -1 होता है, और NH3 का 0 होता है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, जबकि कोई मतलब नहीं, 0 मल्टीप्लाई करिए, कितना NH3 है, 5 है ये, और बराबर कितना चार्ज है यहाँ, 2, तो +2। तो आप इसको हल कर लीजिए, x और प्लस माइनस से -1, और इसका 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, ये बराबर में +2 है। और इसी को हम थोड़ा ऊपर हल कर दे रहे हैं, तो x बराबर के दाहिनी ओर यहाँ पर +2 पहले से है, और ये माइनस भी जब बराबर के उस साइड जाएगा, यानी दाहिनी तरफ जाएगा, तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो
देखें +2 और +1 मिलके +3 हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप निकालेंगे तो +3 ही आपका इसका ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट का आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिटेल में पूरा हल करेंगे। समय आपको देना पड़ेगा यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो, ठीक। और नए भी हैं अगर पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करिए। ऐसे जितने भी पेपर होते हैं मंथली वो हल करवाए जाते हैं और निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ इससे लाभ ही मिलेगा। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा उभयदंती लिगैंड है। उभयदंती मतलब क्या होता है? उभयदंती कहने का तात्पर्य है जो दोनों तरफ से अपने जो परमाणु होते हैं उनसे लोन पेयर डोनेट कर सके। जैसे हम लोग पहला चेक कर रहे हैं, CN है, CN। अब हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है और कार्बन के पास भी लोन पेयर होता है, दोनों के पास लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या करेगा कि अपना लोन पेयर यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और ये नाइट्रोजन ऑलरेडी ये भी डोनेट कर सकता है। तो इसको हम लोग उभयदंती लिगैंड कहेंगे। अब NO2 देख लिया जाए, NO2 देखिए ज़रा। NO2 में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा कि ऑक्सीजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ निगेटिव चार्ज, लोन पेयर यहाँ ऑक्सीजन के पास भी होता है, ऑक्सीजन के पास। तो ये यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर होता है, ये मिडल में जो है बीच में, तो यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो देखिए इसमें नाम का फ़र्क होता है ना। जैसे CN में अगर कार्बन से डोनेट करेगा तब तो साइनो कह देंगे, और नाइट्रोजन अगर करता है लोन पेयर डोनेट तब उसको हम लोग कह देते हैं आइसोसाइनो, ठीक, इस तरीके से। और ऐसे ही NO2 में अगर नाइट्रोजन कर रहा है तब तो हम उसको बोल देंगे क्या, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो बोल देंगे। और अगर ऑक्सीजन कर रहा है ना ऑक्सीजन, तब नाइट्राइटो N, सॉरी ऑक्सीजन करेगा तो नाइट्राइटो O, और अगर नाइट्रोजन कर रहा है तो नाइट्राइटो N। तो पहला ही इसका मिल गया है। और ये सब तो होंगे नहीं, ये नाइट्रेटो है, नाइट्रेटो, ये नाइट्राइटो है, और ये आपका CNS, ये तो हो जाएगा, ये भी है, CNS भी है, सल्फर भी डोनेट कर लेगा, कार्बन भी, तो है उभयदंती। लेकिन ये ऑक्जिलेटो वाला जो है ये नहीं है, ये द्विदंतुक लिगैंड है, ये नहीं है, ये द्विदंतुक लिगैंड है लेकिन उभयदंती नहीं है, तो ये भी उभयदंती नहीं है। पहला ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, CrCOX में X का सही मान है, X का सही मान कितना है? तो देखिए X का सही मान इसमें कितना होगा, 6। कैसे पता चलेगा कि X का सही मान इसमें 6 है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसको सिंपल है, क्रोमियम जो आप देख रहे हैं इसका 24 होता है, परमाणु क्रमांक 24 होता है। अब CO यानी कि यहाँ कार्बोनिल की बात हो रही है और ये कितना लोन पेयर देगा यही बताना है। अब इसको हम EAN रूल से, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना, प्रभावी परमाणु संख्या के आधार पर निकाल सकते हैं कि जिससे ये एक अक्रिय गैस तत्व के नज़दीक पहुंच जाए। तो अगर ऐसे ही 6 CO इसको लोन पेयर दें, क्योंकि ये भी न्यूट्रल लिगैंड ही है कार्बोनिल, तो 6 देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 24 में अगर हम 12 जोड़ेंगे, 24 में अगर हम 12 जोड़ दें तो देखिए 36 आ जाता है।
है ना, 36 आ जाएगा। ये आपका क्रिप्टन जैसा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 6 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। तो ये थोड़ा सा जानते रहिए। चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में सबसे अस्थाई आयन कौन है? सबसे अस्थाई आयन इसमें पता करने के लिए सिंपल हमें केवल क्या करना होगा कि ये चेक कर लेना है कि इसके साथ कौन सा जो साइक्लिक रिंग बना रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि कीलेट रिंग से कौन जुड़ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही विकल्प सही हो रहा है। कैसे पता चल गया? क्योंकि ऑक्सीलेटो आपको पता है कुछ इस तरीके से होता है, डबल बॉन्डेड ओ, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे माइनस, फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड ओ और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे माइनस। ऐसे ही यहाँ मिडल में कौन है? तो मिडल में आपका आ जाएगा यहाँ आयरन, क्योंकि Fe है और Fe पर कितना चार्ज है? 2+ है। कैसे पता चल गया हमें? आपको भी पता चलना चाहिए, क्योंकि एक C2O4 पर 2 माइनस है। एक C2O4 पर कितना माइनस है? हाँ, ये पता करना, देखिए चेक करना, 3 है, यहाँ पर 3 है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो रहा है। अभी चेक करना पड़ जाएगा कि Fe क्या अगर आप देखें तो यहाँ 4+ नज़र आ रहा है, 2+ नहीं, कितना 4+ दिख रहा है। कैसे पता चला? देखिए, क्योंकि C2O4 पर 2 माइनस होता है और यहाँ होल थ्राइस दिया है, तो 3 दूनी 6 हो गया और 6 में से 2 माइनस अगर बच रहा है तो 4 न्यूट्रल हो गया, तो 4+ रहा होगा। कितना रहा होगा? 4+। इसलिए यहाँ पर 4+, 2+ नहीं, कितना 4+ होगा, 4+। ठीक है, तो ये देखिए, ये अपना लोन पेयर देकर इससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन इधर से, ऐसे ही इधर भी रिंग बनेगा, इधर से भी यही इसी का ऐसे बनाना पड़ेगा। तो रिंग जैसा बन रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें, रिंग बनने के कारण प्रबल संभावना हो रही है कि यही सही है। लेकिन एक बात है कि यहाँ 4+ ये दिखा रहा है, 4+, और 4+ दिखाने का मतलब ये हुआ कि अगर 4+ है Fe के ऊपर, तो 26 में से 4 निकाल देंगे अगर, तो कितना बचेगा? 26 में से 4 गया तो 22 हो गया। और कितने दे रहे हैं? 3 दूनी 6, 6 दे रहा है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, और 12 इसमें ज़रा जोड़िए, वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं। 2 2 4 और 2 1 3, 34 हुआ, 34। ज़रा इन सब का देखें, देखिए कि एक ही प्रबल संभावना है कि कीलेट बनने के कारण ये ज़्यादा अस्थाई आयन समझ में आ रहा है। और ज़रा इसको भी देख लिया जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6Cl है, 6Cl है, तो 6 माइनस हो जाएगा, और इसका मतलब 3+ है, यहाँ 3+ है। ठीक, 3+ है। तो ये तो 6 चारों तरफ 6 दिशा से ऐसे इस तरीके से इसको साइनाइड जो है अपना वो लोन पेयर डोनेट कर देगा, लोन पेयर डोनेट करेगा ऐसे। और अगर 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो कितना बचा है? 23 बचा, और 6 दूनी 12 दे रहा है, 12 दे रहा है, तो इसका तो 35 आ गया, इसके पहले 34 आया था। देखते हैं, ये भी नज़दीक होना चाहिए। तो ये वाला नज़दीक हो रहा है, बट ये कीलेट से थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहा है। अब सी वाला देख लीजिए, सी में इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर Cn जो है, Cn ये क्या है कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग जोड़े में करवा देगा। तो अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन सबका चेक करना पड़ेगा।
हाइब्रिडाइजेशन में आपको देखना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन किसका कितना है, उस हिसाब से भी, लेकिन उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि किसमें कितना एस करेक्टर है, एस करेक्टर किसमें कितना है, पी करेक्टर किसमें कितना है। अगर एस करेक्टर ज़्यादा है, एस करेक्टर ज़्यादा जिसमें आ जाएगा तो ज़्यादा अस्थाई यहाँ पर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका यही निकाल देते हैं। हाँ, तो देखते हैं, यही हम लोग कह रहे थे कि अब इसमें किसी क्या भी निकालेंगे ना, इसका रूल होता है कीलेटिंग वाला अगर है तो वही सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। अब आप चाहे संकरण ये सब निकालने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका रूल यही कहता है कि अगर कीलेटिंग लिगैंड कहीं पर किसी सेंट्रल मेटल से जुड़ा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसका ऑप्शन यही करेक्ट होगा, इसमें ज़्यादा कुछ विचार नहीं करना है। ठीक, अच्छा, 5वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन, निम्न में द्विदंतुक लिगैंड कौन सा है? द्विदंतुक आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे PH3 में केवल P के पास लोन पेयर होता है और किसी के पास नहीं तो एक लोन पेयर देगा तो एक दंतुक। अच्छा, NO, ये आप देखें यहाँ नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल जो है ये भी कितना देगा, एक ही लोन पेयर देगा, तो ये भी एक दंतुक है। तो इनमें से सभी तो होगा नहीं, मतलब ऐसे ऑप्शन से आप एक कर लिए, जबकि इसको भी डिटेल में समझ लें कि DIPY है क्या। तो ये जानते रहिए कि DIPY जो होता है इसको हम लोग कहते हैं डाईपाइरिडिल कह सकते हैं, या 2,2-बाईपिरिडीन कह सकते हैं, 2,2-बाईपिरिडीन। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, बेंजीन जैसा। आप रिंग बना दीजिए और यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है और ये डबल बॉन्डेड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्डेड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर यहाँ डबल, सिंगल डबल ऐसे, और इसके बाद यहाँ ऐसे जुड़ा रहता है वही बेंजीन रिंग की तरह, और यहाँ भी नाइट्रोजन होगा। ठीक, और यहाँ डबल बॉन्डेड, फिर यहाँ सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, यही लोन पेयर देते हैं। ये लोन पेयर ये नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन देते हैं। ठीक, तो इसी को हम डाईपाइरिडिल भी कहते हैं या 2,2-बाईपिरिडीन भी कहते हैं। तो यहाँ से भी लोन पेयर दे सकता है, यहाँ से भी, इसलिए इसको द्विदंतुक लिगैंड कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। 6वां क्वेश्चन, इसका आंसर जानते रहिए, यही ए होगा। 6वां क्वेश्चन, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में कौन सा लिगैंड है? फेरिसाइनाइड ये कह रहा है, फेरो नहीं, फेरो कहता तो Fe2+, देखिए ये है इसका पोटेशियम 3 हो जाएगा, और यहाँ ये है Fe और Cn का होल 6, ये ब्रैकेट क्लोज, इसी को आप कहेंगे पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड में कौन सा लिगैंड है? तो लिगैंड इसमें Cn- है, Cn-, ये देखकर मत बताइए, ये तो लिगैंड पूछ रहा है, ये ना कि किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसा नहीं पूछ रहा। लिगैंड यही Cn- है, जिसे आप कहते हैं साइनाइडो या फिर साइनो भी कह देते हैं। ठीक, कार्बन इसमें लोन पेयर डोनेट करता है, और Fe का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितना है? +3 है, जानते रहिए। ठीक, आगे देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? तो एल्यूमिनियम का उपसंयोजन संख्या 6 होती है। कितनी होगी? 6। कैसे पता चला? देखिए सिंपल है, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से। एल्यूमिनियम आप जान रहे हैं, एल्यूमिनियम का 13 होता है, 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p1 और 3d0 होता है, 3d
जीरो। अब आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर 3s 3p और 3d, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और 3p में 0 है इलेक्ट्रॉन। कितना है? 0। और 3d में भी 0 है। ठीक, देखिए इसमें 5 ऐसे बना लीजिए, 5। अच्छा, बहुत होगा एक्साइटेड स्टेट में भी अगर ये जाएगा तो यहाँ से निकल करके अगर इलेक्ट्रॉन जाता है एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ से यहाँ एक अगर चला भी गया तो ये अगर इंगेज हो गया तो यहाँ से देखिए यहाँ लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। यहाँ 2 जगह हो गया, ये 3 जगह, 4 5 6 देखिए। तो इसमें या कितने हुए? 1 2 3 4 5, हाँ 6 जगह लोन पेयर डोनेट आप कर सकते हैं यहाँ, है ना। अब 6 दूनी 12 यानी 13 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है? 13 में अगर आप 12 जोड़ रहे हैं तो लगभग आपका पहुँच रहा है 12 12 24 1 25। हाँ अच्छा, ये जबकि यहाँ पर देखिए लोन पेयर के लिए यहाँ प्लेस है तो 6 डोनेट कर सकता है, क्योंकि डी वैकेंट है तो 6 कर सकता है। ऑप्शन में 6 लोन पेयर दिया है। अब ये एक और खाली है तो सोच रहे होंगे आप 7 भी कर सकता है, 7 भी आप सोच रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जैसे 7 ऑप्शन में है भी नहीं तो, और 7 उतना स्ट्रांग होगा भी नहीं, तो यहाँ आपका यही 6 ही करेक्ट रहेगा। उपसंयोजन संख्या यहाँ पूछ रहा है तो उपसंयोजन संख्या 6 ही रहेगा। जानते रहिए, एल्युमिनियम का वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उपसंयोजन संख्या, ये संयोजकता नहीं है। ये जितना लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकेगा कोई भी एटम, तो वही उसकी उपसंयोजन संख्या होती है। तो जानते रहिए 6 होता है एल्युमिनियम का। 8वां क्वेश्चन, कोबाल्ट NH3 का होल 6 3+ में कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या एकदम सिंपल है। इसको आप कैसे निकालेंगे देखें सिंपल तरीके से। बस केवल ये देखना है इसमें कि NH3 पर कोई चार्ज नहीं है, 0 यानी उदासीन लिगेंड है, तो ये 3+ किसका है? कोबाल्ट का ही है। यानी कोबाल्ट पर अगर 3+ है तो 27 होता है, हम लोग जान रहे हैं 27 होता है कोबाल्ट का। और 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो 24 बचा, 24, और 6 लोन पेयर दे रहा है NH3। देखिए होल 6 है, 6 दे रहा है तो 6 दूनी 12 देगा, तो 24 और 12 जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा। कितना आएगा? 36। तो इस तरीके से इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, तो निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आप देखें ज़रा। ये आपका पहले तो IUPAC नेम इसका पूछ रहा है। IUPAC नेम आप पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, है ना। ये सिंपल है, ऋणावेशित वाला पार्ट जो होता है ना, उसके लैटिन नेम में 8 लगा देते हैं। ऋणावेशित पार्ट जैसे पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, और पूरा ये कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट जो है देख रहे हैं ये ऋणावेशित हो गया। तो पोटेशियम सबसे पहले लिखेंगे, तो पोटेशियम तो सब में लिखा गया है। अब इसके बाद डाइसायनो कहिए चाहे डाइसायनाइडो कहिए, दोनों बात सही है। तो पहली बात तो अब देखिए, हाँ पोटेशियम हो गया, पोटेशियम अर्जेंटेटो एकदम गलत हो गया पहला वाला। दूसरे में पोटेशियम सिल्वर, ये भी गलत हो गया। तीसरे में देखें पोटेशियम डाइसायनाइडो सही है, और अर्जेंटेट देखें डाइसायनाइडो अर्जेंटेट भी लिखा है, और सिल्वर का ऑक्सीकरण संख्या 1 ही होता है, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। तो C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर तो होगा नहीं, यहाँ पर भी ऑप्शन गलत हो गया है, डी वाला भी, C सही है। कैसे होगा देखिए, देख करके आप बता सकते हैं, बताए थे।
एक Cl पर आप ऐसे देखिए, एक Cl पर कितना माइनस होता है, एक Cl पे एक माइनस, दो Cl पे दो माइनस, ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं पोटेशियम पर एक ही प्लस होता है, तो सिल्वर पर कितना प्लस रहा होगा कि जिससे यहाँ एक माइनस आ जाए और एक प्लस एक माइनस को काट दे, है ना, कैंसिल कर दे। तो यहाँ एक प्लस रहा होगा और एक माइनस को इसके उदासीन किया होगा, तो यही एक माइनस यहाँ आया होगा, ठीक। तो देखिए सिल्वर पर कितना प्लस आया, एक। तो ऐसे देख कर तुरंत निकाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। 10वां प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, किस कॉम्प्लेक्स की शून्य ऑक्सीकरण संख्या है। अब इसमें शून्य ऑक्सीकरण संख्या आप जरा देखें, कार्बोनिल का ही होता है। एमीन आप कंफ्यूज कर रहा होगा, एमीन कंफ्यूज कर रहा होगा, तो एमीन में भी अगर NH3 का देखेंगे ना, तो नाइट्रोजन का चेक करोगे तो -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ इस पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव। तो अब आप खुद समझिए कि है तो उदासीन लिगेंड, है उदासीन लिगेंड, ये भी एमीन भी, NH3 भी। और फेरोसाइनाइड में तो आप जानते हैं, फेरोसाइनाइड में इसमें चार्ज होगा ही, और साइनाइड पर माइनस चार्ज होता ही है। तो कार्बोनिल को ज़रा समझना है, कार्बोनिल, कार्बोनिल का ये है स्ट्रक्चर, देखें ये है, और यहाँ पर कार्बन पर लोन पेयर, और ये अपना लोन पेयर जो है डोनेट किया है। इसमें अगर चेक करेंगे ना, एक बॉन्ड जो बना है, एक बॉन्ड जो बना है ये वाला, ये कोऑर्डिनेट है, और दो जो बॉन्ड हैं वो क्या हैं, वो सहसंयोजी बंध हैं। तो ये उदासीन फॉर्म में ही होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, Cu का देखें, यहाँ पर इन्होंने कहा कि 2 लिखा है, इसका मतलब +2 चार्ज है। NH3 का होल 4 और प्लेटिनम पर +2 है। Cl4 कॉम्प्लेक्स यौगिक की कुल कितनी समावयवी हो सकती हैं। अब कुल कितने इसमें समावयवी हो सकते हैं जान रहे हैं, इसमें चार्ज वही चेंज कर सकता है। तो कितना Cl है, Cl एक इधर चला जाए, एक इसके साथ चला जाएगा तो एक बनेगा, 2 चला जाएगा, जब एक इधर जाएगा तो एक NH3 इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब इधर से 2 Cl जाएगा, 2 NH3 इधर आ जाएगा, 3 जाएगा तो 3 इधर आ जाएगा, 4 जाएगा इधर, चारों Cl तो चारों NH3 इधर आ जाएंगे। इस तरीके से 4 बनेगा, कितने बनेंगे, 4। तो 4 आप इसमें दिखा सकते हैं कि 4 समावयवी कुल बनेंगे, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं जरा 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर, कोबाल्ट के साथ NH3 के 4 अणु जो है वो जुड़े हैं, और Cl2, और देखें यहाँ Cl ये दर्शाता है, तो क्या दर्शाएगा, क्या ज्यामिति समावयवता दर्शाएगा, या प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा, या बंधनी यानी लिंकेज क्या ये दर्शाएगा, या आयोनाइजेशन। तो देखिए इसमें अगर हम चेक करेंगे तो आप संरचना बना करके भी चेक कर सकते हैं। संरचना जब बनाएंगे तो आपको सीस और ट्रांस मिलेगा, सीस और ट्रांस इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कोबाल्ट को आप बीच में बना लेंगे, इधर दिखा देंगे, अगर 2 Cl आप बना दिए, और NH3 आप इधर से डोनेट करवा दिए, NH3 से इधर से डोनेट करवा दिए, यहाँ से डोनेट करवा दिए, यहाँ से NH3 से ऐसे हर जगह बना देंगे। NH3 में N लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये चारों जगह से, तो ये सिस हो जाएगा। और ट्रांस कब हो जाएगा, ट्रांस यही एक दूसरे के अपोजिट कर दीजिए। यहाँ से Cl उठा करके अगर यहाँ Cl लगा दीजिए, और यहाँ वाला NH3 यहाँ लगा दीजिए NH3, तब ये क्या हो गया, ट्रांस। तो इस तरीके से ये जियोमेट्रिकल दिखाएगा, क्या दिखाएगा, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा, ध्यान देना, ये ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा, और ना तो लिंकेज दिखाएगा और ना ही आयोनाइजेशन, ठीक। क्योंकि सेम यहाँ पर Cl बाहर, और अगर Cl यहाँ पर दूसरा कुछ चेंज हो जाता तब ये आयोनाइजेशन भी दिखाने लगता, ध्यान देना। तो इसका ऑप्शन
ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन कॉम्प्लेक्स आयन की ज्यामितीय समावयवता है। अब देखें, सिंपल ज्यामितीय समावयवता इसमें से कौन सा शो करेगा, जियोमेट्रिकल। अब देखिए जो ये है ये ऑप्टिकल दिखाएगा, ऑप्टिकल क्योंकि देख रहे हैं सेम सब आमने सामने आ जाएगा। वो कोई डिफरेंट है ही नहीं कि यहाँ पर वो जियोमेट्रिकल दिखा दे, डिफरेंट होना बहुत आवश्यक है, तो डिफरेंट इसमें तो है नहीं। अच्छा, डिफरेंट एक है, केवल डिफरेंट एक है। अब इसमें आप चेक करेंगे ना तो प्योर तरीके से, तो यहाँ पर CONH3 का होल टू EN होल टू, ये इसमें आपको कोबाल्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ देखेंगे तो दो यहाँ हाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए एक दूसरे का EN जान रहे हैं, ये भी किलेटिंग है। EN मतलब एथाइलिन डाइएमीन, मतलब ये एथाइलिन डाइएमीन इस तरीके से होता है, NH2 CH2 CH2 NH2 ठीक। तो यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ से भी डोनेट करेगा। और EN 2 है तो दो तरीके से किलेटिंग भी बना लेगा। और ये वन साइडेड आ सकते हैं, और अभी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे अपोजिट भी आ सकते हैं। तो ये आपका जियोमेट्रिकल दिखा देगा। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये 4 है, लेकिन यहाँ ज़रा देखें ये केवल 1 है, नहीं तो ये दिखा देता। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जियोमेट्रिकल में, और ये तीनों जो हैं ऑप्शन A B D ये ऑप्टिकल दिखाएगा, प्रकाशिक जिसे कहते हैं। 14 नंबर का प्रश्न, निम्न में कौन प्रकाशिक समावयवता। अब देखिए प्रकाशिक इसमें पूछ लिया है, तो प्रकाशिक पूछने के लिए आप समझ पा रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ पर ये ऑक्जेलेटो है, तो ये क्रोमियम वाला यही दिखाएगा। ठीक, ये आपका क्या दिखा देगा, ये प्रकाशिक समावयवता शो करेगा। तो जानते रहिए, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 15 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन आयनन समावयवता। अब देखिए वही आयनन मतलब आयोनाइजेशन, आयन वही बदले रहने चाहिए, अंदर और बाहर। देखिए यहाँ कोई आयन ही नहीं, अंदर बाहर तो है। यहाँ पर ये न्यूट्रल है, ये आयन है लेकिन बाहर नहीं है ना। तो इस तरीके से यहाँ अंदर आयन है बाहर नहीं है तो नहीं दिखाएगा। बी वाले में देखें अंदर आयन है बाहर भी है आयन, तो एक्सचेंजिंग हो सकती है, तो यही बनेगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है ये आयन है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16, कोबाल्ट के साथ NH3 के 4 अणु जुड़े हैं Cl2 और NO2 में, और CONH3 का होल 4 ClNO2, कौन सी समावयवता इसमें है। अब आप देखें केवल क्या चेंज हुआ है, इसमें Cl तो है अंदर ही। हाँ, एक बात ये याद रखना है कि यहाँ बाहर Cl लिखना चाहिए, इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि एक अगर NO2 अंदर आ गया तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर NO2 अंदर आ गया, ये अंदर आ गया, यहाँ से अंदर आएगा तो यहाँ से एक Cl बाहर जाएगा, बताए थे बाहर जाएगा, जबकि यहाँ एक Cl लिखे तो हैं, Cl2 यहाँ किए थे, एक Cl यहाँ घटाए लेकिन बाहर नहीं लिखे, तो एक Cl बाहर भी लिखना चाहिए। और इसको हम लोग आयोनाइजेशन कह देते हैं। क्या कहते हैं, आयन का एक्सचेंजिंग अगर हो तो आयोनाइजेशन हो जाता है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ये 17 नंबर क्वेश्चन, K4FeCN6 में Fe का कौन सा संकरण है। अब ये तो एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक करेंगे Cn क्या है, यह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आप जान रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और Cn स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो D अंदर का लेगा। यानी कि अगर ऐसे देख करके भी बता सकते थे डायरेक्ट, अगर स्ट्रांग फील्ड ना होता तो ऑक्टाहेड्रल में क्या बनता है, sp3d2 बनता है, और यहाँ पर स्ट्रांग लिगेंड हो गया तो इसका मतलब अंदर वाला D यूज होगा, तो D2sp3 है इसका, तो
तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने के कारण यहाँ पर ऑप्शन सी हो रहा है सही। ठीक, और अगर यही भी स्ट्रांग फील्ड नहीं होता, जैसे Cl6 जुड़ा होता, तब वहाँ पर हम लोग क्या कह देते, तब कह देते sp3d2, जबकि ऑप्शन में भी नहीं है कहीं। ठीक, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, जानते रहिए। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोमियम के साथ NH3 के 6 अणु जुड़े हैं और ऊपर 3+ आयन है, तो ये कैसा है? सिंपल है, देखें, स्क्वायर प्लेनर तो हो नहीं सकता, आप जान रहे हैं। ये अगर जैसे क्वाड्रेशन नंबर 4 होता, तब या तो स्क्वायर प्लेनर होता या फिर टेट्राहेड्रल हो जाता। तो निश्चित रूप से पहला ऑप्शन तो एकदम गलत हो गया। और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ये भी ध्यान देना, NH3 है क्रोमियम के साथ, तो ये पेयरिंग करवा देगा। और पेयरिंग करवाने का मतलब ये हो जाएगा, देखिए पेयरिंग करवा देगा ये। और पेयरिंग अगर यहाँ पर इसमें अगर हो गया, क्रोमियम है जुड़ा, क्रोमियम के साथ है, तो ये भी एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस इसी को कह देते हैं। यही क्या हो जाता है? एक्सेप्शनल केस। क्यों? क्योंकि क्रोमियम के साथ NH3 अगर जुड़ा है, ये याद रखना है, क्रोमियम के साथ अगर NH3 है तो यह पेयरिंग नहीं करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। और यहाँ पर अच्छा, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करके आपको दिखाई देते हैं। क्रोमियम पर 3+ है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए क्रोमियम का, तो जानते हैं। वैसे नॉर्मली क्रोमियम का अगर देखेंगे, नॉर्मली क्रोमियम का तो कितना होता है? नॉर्मली क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 3d5 होता है और 4s1 होता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें से 3 निकल गया तो एक s में से चला गया और 2 इसमें से चला जाएगा। सोचिए, तभी तो 3 जाएगा, 2 इसमें से जाएगा, 3 बचा। 3d3 और 4s0, क्योंकि 2 यहाँ से गया, एक यहाँ से, 2 एक 3। अब 3d3 अगर है भी, देखिए पेयरिंग भी नहीं करवा पाया, इसीलिए मुझे कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पर कन्फ्यूजन, तो इसीलिए इसको करवाए। 1 2 3 स्ट्रांग फील्ड है, अगर पेयरिंग भी अगर हो गया तब भी एक अनपेयर्ड बच रहा है, अनपेयर्ड बच रहा है। तो अगर अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा तो अनुचुंबकीय, अयुग्मित अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पर पेयरिंग तो करवाया स्ट्रांग फील्ड होते हुए भी, यहाँ पैरामैग्नेटिज्म ये शो कर देगा। याद रखें, डायामैग्नेटिक नहीं होगा, चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब देखें 19 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में कौन आयन सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय गुण रखता है? जी, अनुचुंबकीय मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसमें सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा वही दिखाएगा। अभी क्रोमियम 3+ का हम लोग निकाले थे, वो भी यहाँ तो H2O का केस है। तो इसका अगर निकालेंगे भी तो इसमें कितने आ जाएंगे आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर चेक करेंगे, यहाँ पर H2O है तो 3 मिलेगा, है ना, 3 मिलेगा, क्योंकि यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ वीक लिगेंड। और Cu में यहाँ अगर आप चेक करेंगे, Cu में अगर आप चेक करेंगे तो 1 मिलेगा। Fe2+ में चेक करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा अयुग्मित। और जिंक में आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3d10 इसका होता है और 2+ है जिंक पर, तो 4s2 वाला वही गया है, तो 0 यहाँ हो जाएगा अयुग्मित। तो सबसे ज़्यादा अयुग्मित कहाँ मिला? सी वाले में। Fe2+ का आप निकाल चेक कर लीजिए, 4 ही आएगा अयुग्मित, तो ऑप्शन सी सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखें। 20 नंबर, DsP2 संकरण किस में पाया जाता है? DsP2 आप देखें, ये तो दिखाएगा नहीं,
DsP2 किस में देखने को मिलता है? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, यहाँ 2 ही है तो ये तो होगा नहीं। ये 4 वाला हो सकता है, आइए चेक करेंगे अभी। ये वाला तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि या इसमें या तो D2sp3 हो या फिर sp3d2, क्योंकि ये क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है निकिल का। अब देखना है, सिंपल देख करके भी बता सकते हैं। निकिल में ज़रा देखें, निकिल में यहाँ चेक करेंगे तो वीक लिगैंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा तो बाहर से डी लिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर चेक भी करेंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा टेट्राहेड्रल। और इसमें चेक करेंगे तो वीक नहीं, स्ट्रांग यहाँ लिगैंड है, Cn पेयरिंग करवा देगा तो अंदर का डी मिल जाएगा, तो DsP2। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा मिल गया आपको? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। तो जानते रहिए, इस तरीके से देखिए, बस एक पढ़ लिए आप एक बार अच्छे से थियरी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत इजी तरीके से। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किसका चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेटॉन है? देखिए 1.73 अगर आ रहा है तो 1 दशमलव के पहले जो है ना, एक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 आएगी, जान लीजिएगा। दशमलव पहले जो संख्या रहेगी वो, इसका मतलब उतना ही उसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 1 किसमें होगा, हम लोग इसको चेक करते हैं, पहले वाले से ही चेक करते हैं, पहले वाले से, जबकि पहला ही आंसर सही है। आंसर पहला ही सही है, आपको दिखा देते हैं। देखिए कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ का मतलब है Cu2+ का मतलब ये है, Cu का जानते हैं नॉर्मली एक्सेप्शनल केस होता है, तो Cu को अगर चेक करेंगे ना 29 होता है, तो इसका क्रमांक तो 3D10 हो जाता है और 4s1 होता है। और 2+ अगर कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो 3D9 हो जाएगा, 3D9 और 4s0 हो जाएगा, 4s0। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आएंगे, आप भर के चेक कर लेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आप निकाल दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 भरे तो 1 अयुग्मित आया, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 1 आ गया। और अब हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फार्मूला पता है, म्यू आघूर्ण, देखें चुंबकीय आघूर्ण म्यू = होता है √n × n+2 और अगर आप निकालें n की जगह 1 रखिए, n की जगह 1 रखिए तो निकालिए, देखिए कितना आया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो इसी का तो होता है, इसका वैल्यू 1.732 होता है, तो 1.732 इसी का है, तो यही ऑप्शन इसीलिए हो गया। और सब आप चेक कर सकते हैं, कोई नहीं है, ठीक, चेक करके देखना होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, वर्ग समतली कॉम्प्लेक्स के संकरण में कौन परमाणविक कक्षक भाग लेता है? वर्ग समतलीय में आप जानते हैं, वर्ग समतलीय में ध्यान देना है आपका, एक तो S फिक्स है, S जाएगा, S एक होता ही है, और इसके अलावा S के अलावा आपका ये मिलेगा Px मिलता है, Py मिलेगा, Dx² y² मिलेगा। तो इसका ऑप्शन सी देखिए यहाँ, S Px Py Dx² y², तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सम चतुष्फल की संरचना है? सम याद रखना है, रेगुलर टेट्राहेड्रल, रेगुलर अरेंजमेंट में देखिए आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे तो ये तो रेगुलर नहीं है, इसमें आप जानते हैं DsP2 भी बन सकता है, और इसमें आप चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सल्फर है, 4 अगर फ्लोरीन जुड़ भी गए तब भी एक लोन पेयर बचता है, तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4,
लोन पेयर वाला जोड़ेंगे 5 कर देंगे तो sp3d 3 p का 1 s का 4 और d 1 5, तो sp3d होता नहीं, टेट्राहेड्रल का sp3 होता है, हम लोग जानते हैं। तो यही ऑप्शन इसका सी वाला सही है, क्योंकि BF4 जो देख रहे हैं ना, BF4 ये आपको जैसे इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन तो जुड़ गया, फ्लोरीन ऐसे आपका जुड़ गया, एक फ्लोरीन जो F- है, F- ये लोन पेयर देकर जुड़ेगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 4 है और sp3 संकरण, और sp3 संकरण मतलब टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका चेक करेंगे जेनान का, तो जेनान से 1 2 3 4 जुड़े हैं, ये फ्लोरीन और लोन पेयर होता है, क्योंकि जेनान के बाहर 8 होता है, तो 4 2 6 का मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब sp3d2 3 2 5 1 s 6, sp3d2 हो जाएगा इसका, और sp3d2 अष्टफलकी का होता है, तो ये तो होगा नहीं। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, CuNH3 का होल 4 Cl2 का क्या आकार है, आकार यहाँ पर पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इसका वर्ग समतली स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। कैसे, देखिए स्क्वायर प्लेनर होने के कारण है यहाँ पर स्ट्रांग है, पहली बात तो टेट्राहेड्रल, देखिए टेट्राहेड्रल हो जाता अगर वीक लिगेंड यहाँ होता है ना, ये पेयरिंग करवाएगा तो अंदर का डी यूज होगा, तो निश्चित रूप से वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, यानी DsP2 संकरण हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप इसको जानते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन है। सभी लोगों को याद होना चाहिए कि अगर पूछे कभी क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में पूछे तो आयरन में वो भी Fe2+, और Mg2+ है, ध्यान देना Mg2+ अगर चार्ज के रूप में पूछे, और यहाँ पूछा है कि सेंट्रल एटम कौन होगा, तो एटम मैग्नीशियम। इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं तो और नॉलेज थोड़ा मेंटेन होगा। तो देखिए यहाँ पर यही है संरचना किसकी, क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल में भी कई टाइप होते हैं, क्लोरोफिल A B, तो देखिए क्लोरोफिल B का स्ट्रक्चर है ये, तो यहाँ पर मैग्नीशियम अभी बताए थे 2+ फॉर्म में रहता है, तो इस तरीके से ये आपका क्लोरोफिल में अगर पूछता है कि उसमें सेंट्रल एटम कौन है तो मैग्नीशियम, आयन पूछे तो आयन के रूप में दिया रहेगा ऑप्शन में Mg2+, तो इस तरीके से। और इसका फार्मूला भी यहाँ देखें, क्लोरोफिल B का दिया है, कार्बन 55, हाइड्रोजन 70, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 6। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जानते रहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 26 नंबर क्वेश्चन, ये T62G Eg2 सिस्टम में चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण। देखिए अगर ऐसा सिस्टम है ना, ऐसे सिस्टम में हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ये T2G6 और Eg2 सिस्टम में 2 अनपेयर्ड होते हैं, और इसमें अगर आप म्यू निकालेंगे n×n+2, n 2 आ गया और 2 + 2 यानी कि 2 2 4 4 दूनी 8, 8 का अगर निकालेंगे तो 9 का आप जानते ही हैं 3 होता है वर्गमूल, तो इसका 2 दशमलव कुछ होगा, तो 2 दशमलव कुछ में यही मिल रहा है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही कर देंगे आप, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आयन छोटा क्रिस्टल छिद्र विपाटन उत्पन्न करता है। तो इसमें तो सभी हैलाइड आयन ही हैं, तो इसमें सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये आप लोग पढ़े होंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये वीक लिगैंड में आते हैं, आपको इसको भी वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखा देते हैं। हाँ तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगैंड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल में देखिए, स्मॉल में ये
यहाँ आयोडाइड आ गया, ये क्लोराइड आ गया, फ्लोराइड आ गया, ठीक है। तो ये स्मॉल के रेंज में ही आएंगे, स्मॉल के रेंज में ही आएंगे। तो इसमें स्ट्रांग वाले में तो इधर आपका कोबाल्ट सबसे ज़्यादा है, फिर साइनाइड है, फिर यहाँ पर ये ट्राइफेनिल फास्फीन है, फिर यहाँ NO2 है, फिर ये बाइपीरिडाइल है, फिर इसके बाद एथिलीन डाइएमीन, फिर आपका एमाइन है, फिर यहाँ पायरिडीन है, फिर EDTA है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, ठीक है। इस तरीके से तो इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए, लिख कर याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन पाई कॉम्प्लेक्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाई कॉम्प्लेक्स? पाई कॉम्प्लेक्स ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम ये नहीं है। फेरोसिन, हाँ यही है। देखिए फेरोसिन क्यों है, और ये डाई एथाइल जिंक भी नहीं है, PTCl2 भी नहीं है, यही फेरोसिन है। फेरोसिन मतलब जान रहे हैं? फेरोसिन का अगर आप इसमें इसका संरचना वो देख लें, पहले सूत्र देख लीजिए। सूत्र इसका क्या होता है, तो Fe इसके बाद आपका ये C5H5 का होल ट्वाइस, C5H5 का होल ट्वाइस देखने को मिलेगा, ठीक। और इसमें देखेंगे ना, इसमें अगर आप चेक भी करेंगे C5H5 का होल ट्वाइस, अच्छा एक तो इसमें भी होता है पाई कॉम्प्लेक्स, और पाई कॉम्प्लेक्स वाले जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे साल्ट भी देखने को मिलता है, निकल कार्बोनिल भी देखने को मिलता है, ठीक। तो ये आपका इसमें देखने को मिलेगा। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए, ये होता है ये, और इसके ऊपर ये 5 रिंग वाला, 5 रिंग के ऐसे आप बना देंगे, 5 रिंग, इधर भी आप ऐसे 5 रिंग वाला बना दीजिए, 5 रिंग। और इसमें आपको पाई बांड भी देखने को मिलेगा और सिग्मा बांड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पाई कॉम्प्लेक्स है, इसमें पाई बांड है, और यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो निश्चित रूप से आप इसमें यही फेरोसिन ही टिक करेंगे, जानते रहिए। और इसके अलावा ये सॉलिड स्टेट में इसका कलर जानते रहिए कि ऑरेंज कलर्ड ये क्रिस्टल कंपाउंड है, ठीक। और इसमें 2 रिंग का पेंटाडाइनाइल रिंग, यही पेंटाडाइनाइल रिंग 2 हैं, ये होते हैं। और ये सैंडविच जैसा जो देख रहे हैं, बीच में Fe है और दोनों तरफ से ये पेंटाडाइनाइल के ये उसको ढके हुए हैं दोनों तरफ से, सैंडविच जिस तरीके से सैंडविच का आकार होता है। कभी कभी कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका आकार सैंडविच जैसा है, तो याद रखना है फेरोसिन का ही होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, FeCO का होल 5 में Fe और कार्बन बंधन क्या दिखाता है? Fe और कार्बन बंधन, तो देखिए Fe और कार्बन बंधन पूछ रहा है, तो Fe में आप देखेंगे इसके साथ तो ये जुड़े होते हैं, ये लोन पेयर, ये कार्बन, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, 6 ऐसे 5 जोड़ना, 5 ऐसे ही आपको जोड़ करके दिखाना है। तो एक तो ये हो गया, एक इधर से भी दिखा सकते हैं, वही कार्बन डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्यों, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ये दे करके बॉन्ड बनाया, ध्यान देना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, याद रखना। ऐसे इधर से भी कर लेगा, इधर से भी कर लेगा, और इधर से भी, 5 तरफ से। अब आप इसमें Fe और कार्बन का देखेंगे, Fe और कार्बन में, Fe और कार्बन में, तो यहाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ध्यान देना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसमें हम लोग यहाँ पर क्या पूछा, पाई कैरेक्टर और सिग्मा, तो देखिए ये सिग्मा में तो आ जाएगा, सिग्मा में, लेकिन यहाँ पर जो पाई कैरेक्टर भी इसमें देखने को मिलता है, पाई कैरेक्टर भी, क्योंकि Fe जो होता है अपना
स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए पाई करेक्टर का भी यहाँ पर एक दूसरे से अटैचमेंट बनाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण इसका ध्यान देना है। इसमें पाई करेक्टर भी आने लगता है, जो देखे ट्रिपल बॉन्डेड यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर तो पाई सिग्मा है, ये है पाई सिग्मा है ही, तो यहाँ आयरन और कार्बन के बीच में यहाँ भी पाई बॉन्डेड जैसा लक्षण आपको मिलता है इसका, जब आप अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन याद रख के चलना है कि बी होगा। सिग्मा और पाई दोनों आचरण, बोथ सिग्मा एंड पाई करेक्टर, ठीक। और इसमें देखें सेक्शन बी में दे रहा है कि राइट फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए सिंपल है, इसको तो आप कर सकते हैं, टेट्राएमीन, 4 एमीन और एक्वा क्लोराइडो। एक्वा मतलब वाटर जोड़िए और क्लोराइडो यानी कि Cl जोड़िए और कोबाल्ट यानी कोबाल्ट, ये हो गया। और इसमें टेट्राएमीन मतलब NH3 का होल 4 और एक्वा मतलब H2O जोड़िए और क्लोराइडो भी लिखा Cl जोड़िए, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और बाहर देखिए कितने क्लोराइड होंगे, चेक करिए। अगर 3 लिखा है इसका मतलब है 3+, तो एक क्लोरीन केवल यहाँ है माइनस वाला, तो 2 बच रहा है और अंत में फिर क्लोराइड बोल दिया तो Cl2 हो जाएगा। कितना होगा Cl2, तो ये संरचना बन जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक। ऐसे टेट्राकार्बोनिल निकेल देखिए सबसे सिंपल है, ये बनाइए निकेल का, और कार्बोनिल ये CO का, टेट्रा कह रहा है 4, बस ये 0 इसका होता है, ऑक्सीकरण संख्या वही लिखा है, ठीक। इस तरीके से कर सकते हैं। निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। देखिए इतना आसान सा है, इसमें आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट के लिए ये एमीन A से शुरू होगा, क्लोराइडो C से शुरू होगा, और ये आपका नाइट्राइटो है ना, नाइट्राइटो है तो N दे रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा डाई एमीन क्लोराइडो, उसके बाद नाइट्राइटो N, और यहाँ पर लिख देना है प्लेटिनम। क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, कैसे पता चला, क्लोरीन पे एक माइनस और NO2 पे एक माइनस, तो 2+ है तभी तो न्यूट्रल हो गया, यहाँ कोई और चार्ज भी नहीं है ना यहाँ, तो इस तरीके से लिख देंगे इसका। और इसका आप क्या लिखेंगे, देखिए डी वाले का, इसका आप लिख देंगे पोटेशियम, पहले धनावेशित पार्ट का होता है पोटेशियम, और यहाँ पर देखिए ट्राई 3 दिया है ना, 3 है, तो ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रोमेट थर्ड ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि Cr पर क्रोमियम पर 3+ है। सिंपल है, कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें। ये चतुष्फलकी संकुल जिसमें 2 भिन्न प्रकार के एकदम तुक लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हो, ज्यामित समावयवता क्यों नहीं दर्शाते हैं। ज्यामित के लिए देखिए भिन्न भिन्न होने चाहिए, 2 होने चाहिए भिन्न भिन्न, इसको आप देख लेंगे। अब सिंपल है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 1 घंटे लगभग हो गया। ज्यामितीय समावयवता क्या समझते हैं, थियरी में ऑलरेडी आप जानते हैं, देख लेंगे। निम्नलिखित में 2 उपसंयोजन सत्ता में से कौन सा कायरल है, कायरल देखना पड़ता है कि एक जो सेंट्रल है, सेंटर में उससे सब डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न जुड़े हों, तो भिन्न भिन्न जब जुड़े होंगे तभी वो कायरल कहा जाएगा, है ना। तो आप इसको भी चेक कर लेंगे, ठीक है। बंधनी समावयवता जानते हैं, लिंकेज में लिंकेज कौन दिखाता है, लिंकेज वही दिखाएगा जो उभयदंती लिगैंड वाला होगा। आयनन समावयवता आप जानते हैं, आयनन में आयन चेंज होते हैं, वही स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी अभी आपको दिखाए थे। और वर्ग समतली आयन की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, निकाल देंगे, जान ही रहे हैं। बस प्लेटिनम के ऊपर कितना है, Pt2+ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, और यहाँ पर ये स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, देखेंगे उसको चेक कर लेंगे कितना पेयरिंग कर रहा, क्या कर रहा है, ठीक। 10वां क्वेश्चन प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि ये क्या है, दुर्बल अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे, या फिर 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद देखेंगे इसमें कितने आ रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन,
ज़्यादा आएगा इसमें, इसीलिए प्रबल कह रहा है। ठीक हो जाएगा। वर्नर सिद्धांत, इसके आधार पर उपसंयोजन संख्या आबंध को आप चेक कर लेंगे, ये थियरी पार्ट है। और इस पर लिख करके कितना लिख सकते हैं, है ना। एक दंतुक लिगेंड जो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो दाता होता है, एक दंतुक जो दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी दो युग्मित इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, द्विदंतुक है। उभय दंतुक लिगेंड क्या होता है, जो दोनों तरफ से, है ना, ऐसा लिगेंड जिसमें उपस्थित परमाणु जो होते हैं, दोनों परमाणु अगर अपना लोन पेयर डोनेट करके केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकते हैं तो उभय दंतुक लिगेंड हो जाएगा। ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर उपसंयोजन संख्या के, इसका वही ये कह रहा है, इसकी प्रकृति की विवेचना करना है। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे आप वैलेंस बॉन्ड थियरी कहते हैं, उसके आधार पर आप इसकी संरचना बना देंगे। ठीक है। वही बात ये कह रहा है कि इसकी प्रकृति की विवेचना करिए, आप बनाएंगे, आसान है। अष्टफल की क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन आप दिखा दीजिए, T2GeG हो जाएगा, करके देखेंगे। धातु कार्बोनिल की आबंध की प्रकृति की विवेचना, धातु कार्बोनिल जैसे निकिल कार्बोनिल का आप दिखा दीजिए। ठीक है। इस तरीके से दिखा सकते हैं। और यही पेपर था जो आपका आया था, तो इस तरीके से हम लोगों ने पेपर को सॉल्व किया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, आप देखिएगा, कुछ न कुछ ज़रूर लाभ मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।